बच्चों कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, राइट। तो बिज़नेस हेड में जब आप देखेंगे कि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं और हम जो भी एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो एसेट्स हमारी हैं, अपनी हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट भी मिल जाता है। यानी डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस हम अपनी इनकम में से माइनस करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो एसेट्स को दो पार्ट्स में बांटेंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसा कि आप जानते हैं, टेंजिबल में एसेट्स में वो आती हैं जिसे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, राइट। इनटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स जो इनटेंजिबल हैं, यानी कि जिनको आप देख नहीं सकते बट जिनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे गुडविल है, नॉलेज है, नो हाउ जिसको आप कह सकते हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, लाइसेंस हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, राइट। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल हालांकि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पर इन्वेस्टमेंट और गुडविल जैसी एसेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, राइट। हालांकि इसके लिए भी हम पैसा देते हैं ना। जब हम कोई भी बिज़नेस खरीदते हैं तो एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस जब आप खरीदते हैं तो हमें उसका पैसा देना होता है, गुडविल का। और इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं, ये भी हमारी एसेट्स ही होती हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको कोई भी डेप्रिसिएशन इसका लेस नहीं करने दिया जाएगा। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का मतलब होगा लैंड पर बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर जो आप बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खाली लैंड को आप बिल्डिंग में नहीं मानेंगे, बिल्डिंग उस पर कुछ बना होना चाहिए, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग बिल्कुल कॉम्पैक्ट की तरह बने, और मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग की तरह ट्रीट किया जा सकता है और बिज़नेस में इसका आपको इस्तेमाल करना होता है। बिल्डिंग का एक पार्ट भी, मतलब अगर मान लीजिए लैंड है, लैंड के ऊपर आपने एक पोर्शन में जो कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो वो पोर्शन बिल्डिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम यहाँ पर शिप्स ले लेते हैं, व्हीकल्स यानी जितनी भी गाड़ियाँ, मोटर कार वगैरह हैं, बुक्स हैं, साइंटिफिक अपरेटस हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब प्लांट में इंक्लूड होंगे, राइट। और फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब अलग आएगा, बिल्डिंग अलग आएगी, इसको प्लांट में नहीं दिखाना है। प्लांट अलग चीज़ है, बिल्डिंग अलग चीज़ है। कंडीशंस, एक तो ये आपने ये देख लिया कि एसेट्स कौन कौन से हैं। अब दूसरी बात करेंगे कंडीशंस फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कंडीशन क्या क्या हैं। दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, एसेट आपकी होनी चाहिए, एसेट शुड बी ओन्ड, आपकी होनी चाहिए। किराए की एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उसका हकदार सिर्फ उसका मालिक होता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लांट किराए पर लेकर अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया है, तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं कर पाओगे, वो उसका मालिक ही अपने लेवल पे अपने अकाउंट्स में कर सकता है। तो एसेट जो है खुद की होनी चाहिए। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि सारी एसेट आपकी हो, पार्ट्स में भी एसेट हो सकती है, हो सकता है एक एसेट के 2 लोग मालिक हैं, तो दोनों अपने अपने पोर्शन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये आपके बिज़नेस में इस्तेमाल होनी चाहिए, और तभी तो हम बिज़नेस के खर्चों में से डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे ना। अगर आप बिज़नेस में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आप इसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर सकते, राइट। अब बात आती है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की। ये किसे कहते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब, यहाँ पर ब्लॉक का मतलब ग्रुप से है। ऐसी एसेट्स जिन पर सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, उनको अगर हम इकट्ठा कर दें और एक ब्लॉक बना दें तो उसे हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहेंगे, राइट। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हों या इंटेंजिबल हों। टेंजिबल एसेट्स में आपको बता ही दिया, बिल्डिंग है, मशीनरी है। मान लीजिए प्लांट में और मशीनरी पर एक ही रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो आप उसको एक ही ब्लॉक में ऐड कर सकते हो, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें तो इंटेंजिबल एसेट्स में जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए वो सिमिलर नेचर के जो भी आपको दिखेंगे, सेम रेट से जो होने चाहिए। और ये 1998 के बाद ख़रीदे हों। फिर से बता रही हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस और फ्रेंचाइजेज और कोई भी बिजनेस या कमर्शियल अधिकार
जो आपको लगे कि इसी नेचर का है, लेकिन वो 1/4/1998 या उसके बाद आपको मिला हो, उसको हम ब्लॉक मतलब उसको सेम अगर रेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हम उसको एक ही ब्लॉक में मान सकते हैं। फिर पॉइंट आ रहा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स की तरह ही डेप्रिसिएशन के यहाँ 2 मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि ये मेथड किस पे इस्तेमाल होता है। जो हमारी ऐसी एसेट्स हैं, जो ऐसी अंडरटेकिंग या ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लगी हुई हैं जिनमें जो क्या कर रही हैं, जो पावर जनरेट कर रही हैं, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उनके अंदर एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही होता है। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है, वो दोनों ऑप्शन ले सकती हैं, उनके हाथ में होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकती हैं और हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी ले सकती हैं, मतलब वो क्लेम कर सकती हैं इस रेट्स को। ठीक है, लेकिन जो बाकी की जितनी भी एसेट्स बची हुई हैं जो किसी और अंडरटेकिंग में लगी हुई हैं और जिनका काम पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, वहाँ पर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लगेगा। ओके, अब आ जाती है जी अगले पॉइंट की बारी, एसेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान रखिएगा, आपका यह जो डेप्रिसिएशन है वो किस हिसाब से लगेगा। मान लीजिए मुझे बताया गया कि मेरे पास फर्नीचर है 10 लाख का और मुझे 10% डेप्रिसिएशन लगाने का राइट है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि फर्नीचर मैंने कब ख़रीदा है। अगर तो प्रीवियस ईयर यानी 19-20 में ही मैंने अगर ख़रीदा है, मेरा प्रीवियस ईयर तो 19-20 हुआ ना, अगर 20-21 की बात कर रही हूँ असेसमेंट ईयर की, तो आपका प्रीवियस ईयर 19-20 होगा। तो 19-20 में अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो देखिए कि उस फर्नीचर को इस्तेमाल आपने कितने दिन किया है। अगर आपने उसका इस्तेमाल 180 दिन या उससे ज़्यादा दिन किया है अपने बिजनेस में, तो आपको उसका डेप्रिसिएशन पूरे रेट से मिल जाएगा, यानी कि 10 के 10% या 15% जो भी रेट है उससे आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। हालांकि ये थोड़ा अजीब सी बात है, अकाउंट्स में हम ऐसा नहीं करते, वहाँ तो हम डेज का भी हिसाब किताब लगाते हैं, राइट। वहाँ तो हम ये भी देखते हैं अगर 4 महीने 10 दिन है तो हम 4 महीने 10 दिन का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 6 महीने या उससे ज़्यादा ये एसेट यूज़ की है अपने बिजनेस में, तो आप पूरे रेट से डेप्रिसिएशन लगाना, मतलब 12 के 12 महीनों का। लेकिन अगर आपने 180 दिन यानी 6 महीने या उस 6 महीने से कम दिन के लिए आपने एसेट इस्तेमाल की है, तो रेट आपका सीधा आधा हो जाएगा, यानी अगर 15% है तो 7.5% हो जाएगा, 10% है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाने का जो समय डिसाइड किया जाता है वो इस हिसाब से किया जाता है। अगर आपने आधा साल, एक तरह से आधा साल ही हो गया ना, 365 को उन्होंने 360 मान लिया और 180 दिन मान लिया उसका आधा, तो 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए पूरा रेट, 6 महीने या 6 महीने से कम के लिए आधा रेट हो जाएगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कंपल्सरी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखिए, डिडक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, आप क्लेम करो चाहे ना करो। अगर आपके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, अगर सारे नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, देन यू आर अलाउड टू टेक डेप्रिसिएशन। अगर आपने लेस नहीं भी किया है ना और असेसिंग ऑफिसर की नज़र में ये बात आ जाती है, तो वो आपका असेस करके उसका माइनस कर देगा, इससे आपका टैक्स भी बच जाएगा। कई बार हो सकता है हम भूल जाएं, तो लेकिन वो जो कैलकुलेट करते हैं बाद में, जो हमारी इनकम टैक्स को एक तरह से देखा जाता है किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हमने कर भी दिया है तो भी हमारे को डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल जाएगा। हम मतलब हमसे रह भी गया हो या हमने ना भी लिया हो, चाहे हमने क्लेम किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज मोटर कार मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया। इस पॉइंट का खास कोई मीनिंग अब नहीं रह जाता आपके लिए। ये उन बच्चों के लिए तो था जो इस असेसमेंट ईयर में काम कर रहे थे, अभी तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई कार इंडिया या इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरड है और उसको हमने 31/3/2001 के बाद ख़रीदा है, ठीक, यानी 31 मार्च 2001 के बाद ख़रीदा है और इंडिया में हम इसको बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन सच कार
विद इफेक्ट फ्रॉम ये। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या इसमें स्पेशल है भाई, ये इसका मतलब है इस ईयर से पहले अगर कोई कार इंडिया के बाहर बनती थी और उसका इस्तेमाल हम इंडिया के अंदर करते थे तो शायद उसका डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं था, लेकिन इस ईयर से होने लगा। ठीक है, 8 पॉइंट में आएंगे, डेप्रिसिएशन अलाउंस टू assesses carrying on their business in lease or rented premises। ये पहले भी आ चुका है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अधिकार सिर्फ मालिक को मिलेगा, किसी ऐसे पर्सन को नहीं मिलेगा जिसने बिल्डिंग या जिसने कोई भी एसेट किराए पर ले रखी है या लीज पर ले रखी है। यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन फॉर द रेंटेड प्रॉपर्टी और फॉर द लीज प्रॉपर्टी, राइट। पर अगर आप लैंड लीज पर लेकर उस पर एक 2 कमरे बना लेते हैं या गोडाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन आपको अलाउड है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने बनाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है। ठीक है, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी लेकर भी आप कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अधिकार आपको मिल जाएगा, राइट। अब आ जाता है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये ध्यान में रखना, ये वाला डेप्रिसिएशन जो एडिशनल मिलेगा, मतलब एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन का अधिकार आपको सिर्फ प्लांट और मशीनरी के लिए मिलता है, बट कुछ कंडीशन है। क्या? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को छोड़कर होनी चाहिए कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, और उसका इस्तेमाल किसी ऐसी अंडरटेकिंग में हो जहां कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या फिर वही जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का इस्तेमाल हो रहा है या उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको 20% के रेट का एडिशनल डेप्रिसिएशन और चार्ज करने का अधिकार मिल जाएगा, और अगर 180 दिन से कम है तो 20 का 10 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है, लेकिन ये 20% वाला रेट आपका 35% तक भी जा सकता है अगर आप यही प्लांट एंड मशीनरी किसी बैकवर्ड एरिया की अंडरटेकिंग में लगाते हो, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के एरियाज़ है, वहाँ अगर आपने ऐसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है नई और उसका इस्तेमाल ऐसे एरिया में कर रहे हो, लेकिन किसी भी वस्तु के लिए कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और 31 मार्च 2015 के बाद और 1/4/2020 से पहले, यानी कि 15 और 20 के बीच में, ईयर 2015 और 2020 के बीच में अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के अपने बिजनेस में लगाते हो, ठीक, और ऐसे एरिया में आपने वो इस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक, तो आपको जो है 35% की दर से यानी रेट से आपको डेप्रिसिएशन एडिशनल चार्ज, एक तो होता है नॉर्मल रेट, मान लीजिए नॉर्मल रेट 10% है, वो तो है ही है, लेकिन 35% और मिल जाएगा आपको। और अगर 180 दिन से कम समय के लिए है, मतलब आप मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर में ही एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लगाई है, तो और मान लीजिए जैसे आपने लगाई है दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने से कम बनते हैं, 4 महीने ही बनेंगे, तो आपको 17.5% के रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अधिकार मिल जाएगा। पर इसमें कुछ रूल्स हैं, एक तो मैंने डेट बता दिया, 15 और 20 के बीच में एरियाज़ बता दिए हैं, और एक ये ध्यान में रखना, ये जहाँ पे मैंने ये वाला हाईलाइट किया है, इस प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल आपको बिजनेस में ही करना है, इंडिया और इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन के द्वारा उसका इस्तेमाल पहले ना किया गया हो, मतलब कोई ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, इस मशीनरी या प्लांट का इस्तेमाल आप किसी ऑफिस प्रीमाइजेस में, जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एसी खरीद लेते हैं, एसी प्लांट में आता है, और मान लीजिए आपने 19 में ख़रीद लिया, नया है ना, न्यू प्लांट है, 19 में ख़रीदा है, डेट भी ठीक है, और मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन आपने ऑफिस के लिए ख़रीदा है, तो ऑफिस प्रीमाइजेस के लिए आप कोई भी इंस्टॉलेशन लेते हो उस पर नहीं मिलेगा, ना ही आप अपने घर के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ लेते हो। ये सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, जो फैक्ट्री के एरिया में या जहाँ काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ के लिए यूज़ करना है, ठीक। गेस्ट हाउस वगैरह में भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है।
और जो है ऐसा भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए जिसका डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली 100% मिलता हो। अभी मैं आपको एक लिस्ट पर लेकर जाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कईयों का 100% है। अब 100% में तो पहले ही उनको पता ही है कि वो 100% में तो एक झटके में ही उसकी सारी कॉस्ट निकल जानी है, तो फिर आपको एडिशनल किस चीज़ का मिलेगा। जब आपको एक ही जैसे नॉर्मल डिडक्शन आपका 100% होगा मान लो, तो फिर आपको एडिशनल उसका डेप्रिसिएशन का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेटा किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है ना। जब आपको कॉस्ट पहले ही 100% माइनस करवाने का परमिशन मिल गया है, दोबारा फिर उसको एडिशनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो 4 बातें हैं ध्यान रखना। एक तो मशीनरी का या प्लांट का इस्तेमाल पहले किसी ने ना किया हो, ना इंडिया में, इंडिया के बाहर, ऑफिस में, रेजिडेंशियल एरिया में, गेस्ट हाउस में इसका इस्तेमाल ना हो, और ऐसा भी ना हो कि उसका कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, गाड़ियों के लिए भी नहीं होना। हालांकि प्लांट में गाड़ियाँ आती हैं, कार्स आती हैं, व्हीकल्स आते हैं, बट वो कहता है कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, ऑफिस अप्लाइंसेस नहीं होने चाहिए, गेस्ट हाउस, ऑफिस प्रीमाइजेस और रेजिडेंशियल एरिया के नहीं होने चाहिए, और ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होना चाहिए जिस पर 100% डिडक्शन आपको पहली बार में ही मिल गया हो। अगर ये सारी बातें हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहाँ पर था 20% रेट, ये तब था अगर आपको सिंपल, इसमें तो कोई कंडीशन खास थी नहीं, बस कंडीशन यही थी कि नया प्लांट एंड मशीनरी हो और पर्टिकुलर एरिया का कोई चक्कर नहीं था, बस नया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नया भी होना चाहिए और बहुत सारी और चीज़ें भी थी। ठीक है जी। और अभी मैंने बोला ना कि अगर 180 दिन से कम लगेगा तो आपको 35 का आधा कर देंगे या 20 का आधा कर देंगे। जो बाकी का 50% होगा ना एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल बोल रहा है ये वाला, सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको 50% मिल गया पहली बार में डिडक्शन। मान लीजिए आपका प्लांट आपने ख़रीदा नया, 35% से आपको मिल गया, तो आपको लेकिन आपने देखा कि मैंने दिसंबर में ही ख़रीदा है तो मेरे को सिर्फ 17.5% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज मिलेगा, राइट। बाकी का जो 17.5% मिलेगा ना, वो उससे एकदम नेक्स्ट ईयर में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि 50% एक बार में और 50% अगली बार में। ठीक, फिर कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अब आप ये देखिए कि आप डेप्रिसिएशन लगाते किस पे हो, एक्चुअल कॉस्ट पे लगाते हो ना, स्ट्रेट लाइन हो या अब स्ट्रेट लाइन में तो एक्चुअल कॉस्ट पे ही लगाया जाता है, और आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है उसमें आप उस एक्चुअल कॉस्ट को तो पहले देखोगे ही, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट से ही तो डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल कॉस्ट का मतलब वही होता है, अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो जितने में मैंने खरीदी वही मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट है। मान लीजिए मैंने 2019 से पहले खरीदी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 19-20 से पहले खरीदी है, 2016 में खरीदी है, और मुझसे वो पूछा जाए कि इस साल आपका उस एसेट का डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैं 1/4/16 से डेप्रिसिएशन लगाती चली जाऊंगी और 1/4/19 पर आकर देखूंगी कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट तो निकालोगे ना, तो एक्चुअल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपको वो देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ आपने खरीदी नहीं है, आपने कहीं से ली है। अब कहाँ से ली है उसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया, ऐसे भी तो होता है ना कि गिफ्ट कर देता है कोई हमें। गिफ्ट करने वाली पॉइंट को मैं बाद में लेती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पे भी देख लेती हूँ। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब यही कि अगर आपने ख़रीदी है तो आपने जितने में ख़रीदी होगी वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट, और अगर आपको कहीं से मिली होगी तो वहाँ वो वाली एक्चुअल कॉस्ट होगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप किसी भी एसेट को ख़रीदते हो, सरकार आपको कोई सब्सिडी दे देती है। मान लीजिए कोई एसेट है 10 लाख की, सरकार मुझे 1 लाख की सब्सिडी यानी हेल्प कर रही है, तो वो एक्चुअल कॉस्ट मेरे लिए 9 लाख की हो गई ना, वो ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है किसी एसेट को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं उसके ऊपर कोई खर्चा करती हूँ, अगर वो खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो ध्यान रखिए वो 10,000 रुपये का खर्चा अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट से होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, वरना मुझे वो 10,000 का खर्चा माइनस नहीं करने दिया जाएगा और मेरी एक्चुअल कॉस्ट वही होगी जितने में मैंने खरीदी है। वो 10,000 हालांकि मुझे लेस करने चाहिए ना, मान लीजिए मैंने 9 लाख की एसेट खरीदी और 15,000 मैंने एस्टेब्लिशमेंट पे लगाए, तो मेरे लिए कॉस्ट तो 9,15,000 हो गई, बट अगर मैंने उसकी पेमेंट कैश कर दी है तो मेरे को 9,15,000 नहीं दिखाएंगे, मैं 9 लाख ही दिखाऊंगी। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना, कॉस्ट मेरी 9,15,000 होनी चाहिए ना, लेकिन वो मेरे को कहेंगे कि आपने ये क्योंकि कैश पेमेंट नहीं करी है इसलिए आप इसकी कॉस्ट 9 ही दिखाओगे, 9,15 नहीं दिखाओगे, तो ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, कई बार ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कोई भी स्टॉक को, मान लीजिए मेरा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, फर्नीचर सेल परचेज करना, लेकिन वो तो वहाँ फर्नीचर मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए गुड्स हो गई। गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम कभी भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम एसेट्स पर लगाते हैं। तो अगर मैंने फर्नीचर को एसेट बनाकर बेचा तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट मिलेगा? हाँ, फिर मिल जाएगा। एक होता है आप गुड्स की तरह उसको बेच रहे हो, एक आप उसको एसेट की तरह बेच रहे हो, लेकिन क्या वो एसेट पहले कभी गुड्स थी, ये भी ध्यान में रखना। तो अगर वो एसेट्स आपके लिए कभी गुड्स रही होंगी और आपने गुड्स को एसेट्स में कन्वर्ट करके उसको एसेट की तरह आप रख रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आप सवाल ये पैदा होता है कि हम एक्चुअल कॉस्ट क्या देखेंगे? गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, लेकिन गुड्स तो बिकी नहीं है। ठीक है, तो गुड्स का मार्केट वैल्यू देखेंगे, वो भी नहीं लेंगे। तो हम क्या देखेंगे? नहीं, हम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कन्फ्यूज़न हो गया, दोबारा से बता रही हूँ। अगर कोई गुड्स हम एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने लगते हैं, हम उसको बेच नहीं रहे हैं, हम उसको बिजनेस में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बिजनेस में हमने उस एसेट को कन्वर्ट कर दिया ना, हमने गुड्स को बिजनेस एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब तक वो गुड्स थी तब तक तो डेप्रिसिएशन का राइट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो एसेट में कन्वर्ट हुई, आपको एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट मिल गया। अब क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको कॉस्ट कौन सी देखनी है, सवाल ये पैदा होता है। तो ऑब्वियसली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, जो उस गुड्स की ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस डेट पर आपने उसको कन्वर्ट किया था, वही आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी और उसी पर आपको डेप्रिसिएशन का राइट मिल जाएगा। ठीक, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट कि कभी कभी आप एसेट्स खरीदते नहीं हैं, लेकिन आपको कहीं एसेट्स कहीं से मिल गई, कहीं कोई आपको के नाम पे किसी ने ट्रांसफ़र कर दी, कहीं गिफ्ट कर दी, उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, तो ये एक एक करके पॉइंट हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आ रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट, एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा ब्लर सा क्यों हो रहा है ये, एसेट्स जो है आपको गिफ्ट में मिली है या उत्तराधिकार में मिली है। ठीक है, तो याद रखिए, जब आपको कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिलती है तो जो गिफ्ट करने वाला पर्सन होता है ना, उसके लिए वो चीज़ जिस कॉस्ट पर आई होती है वही आपके लिए कॉस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन पे छोटा सा ले चलती हूँ, उससे थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे मिस्टर ए ने परचेज़ किया है एक कार इन अप्रैल 2017 में, ध्यान करना, मिस्टर ए ने गाड़ी परचेज़ की है अप्रैल 17 में 1,90,000 की अपने पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसने 10 जून 2019 को उसको दे दिया अपने बेटे को, एक्स को। ठीक है, ए ने अपने बेटे एक्स को वो गाड़ी दे दी, 17 में खरीदी थी, 19 में उसको दे दी। हु यूजेज इट फुल्ली फॉर हिज प्रोफेशनल पर्पज़, वो उसको अपने प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। मार्केट वैल्यू उस गाड़ी की उस डेट पर, जिस डेट पर गिफ्ट किया है, 1,70,000 है। एक्स के लिए क्या, बिजनेस के लिए, जब एक्स उसको प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, क्यों 1,70 पे करेगा या 1,90 पे करेगा, सवाल ये पैदा होता है। देखो, एक्स ने तो उसको ख़रीदा नहीं है, उसको तो गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट में मिली है। जिस दिन गिफ्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू थी 1,70, लेकिन उसके फादर ने जब खरीदी थी उसके लिए वैल्यू थी 1,90। तो उसके बेटे के लिए भी उस एसेट की कैश कॉस्ट जो है वो 1,90 ही मानी जाएगी, ये ध्यान में रखना। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कार फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस फॉर द प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। देखो, 17 में खरीदी थी 1,90 की, 17 में खरीदी थी, अप्रैल 17 में खरीदी थी ना, 17-18 का पूरा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 18-19 का लगाएंगे, 19-20 पर आकर देखेंगे कि डेप्रिसिएशन 2 साल का लगाने के बाद क्या हमारे हालात हैं। तो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ द कार टू प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर तो उसका फादर था, उसके लिए कॉस्ट थी 1,90। ठीक है, अगर वो बिज़नेस करता, मान लो जो ये वाला गिफ्ट वो पहले ही दिन कर देता तो शुरू से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट मिल जाता ना। तो 17-18, अब यहाँ बोलूँगी डीम्ड डेप्रिसिएशन। डीम्ड वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उन दिनों में ये एसेट जो है वो बिज़नेस में इस्तेमाल हुई ही नहीं थी, लेकिन हम मान लेंगे
ठीक है, मान क्यों लेंगे? क्योंकि गिफ्टेड है, राइट। तो अब ये भी नहीं है ना कि इस साल का डेप्रिसिएशन 190 पे लगेगा, नो, इस साल का डेप्रिसिएशन बताती हूँ किस पे लगेगा। 190 पे तो मानेंगे कि उसने खरीदी थी, ऐसे मान लेंगे कि जैसे एक्स ने ही खरीदी थी, ठीक है, हालांकि उसके फादर ने खरीदी थी। तो डेप्रिसिएशन उसका 17-18 का पूरे साल का लग जाएगा ना, क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल बनता है। 190 पर हमारा रेट जो है 15% है, दे रखा है, अपन देखते हैं, नहीं भी दे रखा तो टेबल में दे रखा है ये, ठीक है, 15% हो गया। फिर उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू देखेंगे, 190 में से ये 28,500 लेस करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर 15% लगाएंगे, ठीक है। ये देखो 61,500 आ गया ना रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर फिर लगाएंगे। अब आपको कि दोबारा क्यों लगाया? क्योंकि आप 2017-18 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, अभी तो 18-19 रखा है ना, 18-19 पे भी लगाएंगे, लगा दिया। उसके बाद अब कॉस्ट ऑफ कार, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को एक्स के लिए कार की वैल्यू 137,275 है, 190 नहीं है, 170 नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आ रहा है मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट विल, अच्छा ये नहीं सॉरी, परचेज ऑफ एन ओल्ड एसेट। अगर आप कोई एसेट पुरानी परचेज करते हैं, देखो यहाँ मैंने परचेज नहीं की थी, यहाँ मेरे को गिफ्ट में मिली थी, तो प्रोसीजर क्या था आपने देख लिया। यहाँ मान लीजिए मैं कोई एसेट पुरानी परचेज़ कर रही हूँ और असेसिंग ऑफिसर को ज़रा सा भी अगर ये डाउट हो जाए कि ये जो पुरानी एसेट परचेज़ करके और मैं कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही हूँ, तो वो अपने हिसाब से एसेट की वैल्यू लगा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल में बता रही हूँ, मिस्टर ए ने परचेज़ किया है एक मशीन 1 लाख रुपए में 2012 में, और फर्स्ट में 2018 में उसने सेल कर दिया इस मशीन को अपने रिश्तेदार बी को 4 लाख में। अब देखा जाए कोई भी चीज़ टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद सस्ते में बिकती है, ये तो उल्टा 4 गुना रेट पे बेच रहा है। ए ने बी को बेच दिया 4 लाख में, ध्यान देना इस बात का। हालांकि मार्केट प्राइस मशीन का उस डेट पर 1,20 था, देखिए है ना कमाल की बात, लेकिन बी को उसने 4 लाख में दे दिया। तो ये तो भाई टाइम लग ही रहा है साफ साफ कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं ये, ठीक है। बी ज़रूर इसको 4 लाख दिखाकर अपने यहाँ पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके और टैक्स बचाना चाह रहा है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर उससे ज़्यादा स्मार्ट है। असेसिंग ऑफिसर विल नॉट एक्सेप्ट 4 लाख एज बी इज एक्चुअल कॉस्ट, बी की एक्चुअल कॉस्ट नहीं मानेगा और वो अपने हिसाब से देखेगा कि मार्केट प्राइस 1,20 है और जेन्युइन है, तो वो मार्केट प्राइस को ले लेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बी की मॉल इंटेंशन यानी कि इसकी नीयत ख़राब रही हो, ठीक, ओके जी। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे कि असेसिंग ऑफिसर उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा, जो मानेगा तो वही चीज़ लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी। चलिए जी, नेक्स्ट आता है फिर हमारा री एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अगर कोई भी एसेट आप दोबारा खरीदते हैं, कई बार ऐसा होता है मैंने आपको बेची, आपने किसी तीसरे को बेच दी और तीसरे से फिर मैंने ख़रीद ली, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम हो सकता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, मैंने आपको बेची, आपने किसी तीसरे को बेची, तीसरे से फिर मैंने ख़रीद ली, तो जिस रेट पर मैंने ख़रीदी वो कंसिडर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। मैंने जिस रेट पर आपको बेची थी, मैंने जिस रेट पर शुरू में ख़रीदी थी ना, यानी मैंने आपको बेची थी तो मैंने कभी तो ख़रीदी होगी कहीं से, जिस रेट पर मैंने स्टार्टिंग में ख़रीदी थी ना, वही रेट मेरे लिए कंसिडर किया जाएगा हमेशा डेप्रिसिएशन के लिए। जो नया रेट है, अगर वो नया रेट लगे कि कुछ ज़्यादा ही, वैसे तो लगने का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर वो लेना ही नहीं है, आपने पुराना रेट ही उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एसेट सोल्ड एंड री एक्वायर्ड ऑन ए लीज। अभी यहाँ ख़रीद नहीं रही हूँ, अब मैं लीज पे ले रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको बेचा, आपने तीसरे को बेचा और तीसरे से मैंने ख़रीद लिया, यहाँ मैं लीज पे ले रही हूँ। अब इसको मैं एक क्वेश्चन से कराऊंगी। मिस्टर एक्स ने परचेज़ किया है प्लांट 7 लाख का वाई से, ध्यान देना, एक्स ने 7 लाख का वाई से ख़रीदा है, ठीक। फिर मिस्टर एक्स ने इसको सेल कर दिया, एक्स ने वाई से ख़रीदा और फिर सेल कर दिया जेड को, कितने में, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे ख्याल से ध्यान नहीं, हाँ 4 लाख में है शायद, 4 लाख में, ठीक है। 7 लाख में ख़रीदा और फिर उसको 4 लाख में जो है बेच दिया। अब आगे क्या कहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन द डेट ऑफ सेल बाय मिस्टर वाई वाज ₹4 लाख।
जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्लांट बेचा था और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स सेल इट टू मिस्टर जेड, जब एक देखो वाई ने जब एक्स को बेचा था ना, ठीक है, तो वो 4 लाख रिटर्न ऑन वैल्यू थी, बेचा 7 लाख में था। एक्स ने आगे फिर उसको पता नहीं कितने बेचते, उसने बताया नहीं है रेट। और जब वाई ने बेचा था तो वो 4 लाख रेट था। फिर जेड ने जब परचेज़ कर दिया तो वाई को फिर उसने बेच दिया, और वाई को अब वाई को जितने में भी बेचा हो, लेकिन वाई के लिए रेट क्या माना जाएगा, 4 ही माना जाएगा। ये तो वही केस हो गया ना पहले वाला, कि आपने नए सिरे से कितने में भी खरीदा हो, लेकिन आपके लिए कॉस्ट, अगर वो एसेट घुमा फिरा कर आपके पास आ जाती है, तो जो रेट शुरू में स्टार्ट हुआ था ना, जो रेट आप मिस्टर वाई ने 4 लाख वाला चीज़ साथ में बेच दी थी, तो 4 लाख ही इसकी कॉस्ट मानी जाएगी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड बिल्डिंग ऑफ एसएससी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। वही वाली बात हो गई, यहाँ ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ पहले गुड्स थी, गुड्स को मैंने डाला था ना बिजनेस एसेट में। यहाँ पर कहता है पुरानी बिल्डिंग को अगर मैंने अपने कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए मैं अपना घर इस्तेमाल कर रही हूँ रहने के लिए, बाद में मैंने उस घर को गोदाम बनाकर बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन का राइट मिल जाएगा। तो क्या डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मैं उसकी कॉस्ट क्या लगाऊंगी, ऑब्वियसली जितने में मैंने उस बिल्डिंग को ख़रीदा था उस साल से मैं डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करूँगी और आज तक लगाऊंगी। हालांकि पहले सालों में मैंने उस बिल्डिंग का इस्तेमाल रहने के लिए किया है, लेकिन आज की डेट में मैं उसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए कर रही हूँ, तो क्या डेप्रिसिएशन लगाने का अधिकार मुझे बैक डेट से मिल जाएगा? डेफिनेटली आपको मिल जाएगा बैक डेट से। मतलब बैक डेट से डेप्रिसिएशन लगाते लगाते इस साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू लेकर आओगे, तो इस साल का डेप्रिसिएशन आप एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं बल्कि रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही लगाओगे। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। मिस्टर बी ने परचेज किया है एक बिल्डिंग 10 अगस्त 2017 को 3 लाख में, और उसको किराए पर चढ़ा दिया है 4,000 पर मंथ पे, ठीक है। 1 अप्रैल 19 को, देखो याद रखना, अगस्त 17 में उसने खरीदी थी, 2 साल उसने किराया लिया उसका, अप्रैल 19 में उसने वापस वो बिल्डिंग किराएदार से ली और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है डेप्रिसिएशन के लिए। तो देखिए कब खरीदी थी मैंने, 3 लाख में खरीदी, तो मैं 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करूंगी। 17-18 का लगाऊंगी, 18-19 का लगाऊंगी। ये देखिए 17-18 का 10% से लग गया 30,000, फिर 270, फिर 10% 27,000, फिर ये। तो इस साल का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो मेरी कॉस्ट है वो 243 है, 3 लाख नहीं है। मतलब 2 साल का मुझे डेप्रिसिएशन लगाने का अधिकार मिल गया ना बैक डेट का, तो ये मेरे लिए आ गई इस साल की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो यहाँ तक का इस वीडियो में आपने देखा है किस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।